अभी हम बात करेंगे कि जॉब के ताल्लुक से, चूंकि हमें बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ठीक है सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहेल सरवर है और एक बार फिर मैं आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और वॉचफुल लाइफ पे। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना फीडबैक भेजते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। और इसके साथ साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे, जिनको मैं समझता हूँ इंडिविजुअली आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी होते हैं, तो कभी आंसर नहीं कर पाते। सो हमने आज ये डिसाइड किया कि अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करेंगे और उनसे हम आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि यहाँ पर रह रहे हैं बुदापेस्ट में या हंगरी में, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं 2 इंडियन भाई और 2 पाकिस्तानी भाई। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने दोनों इंडियन भाइयों से। जी, अपना नाम और आप किस सिटी से हैं? जी, मेरा नाम फहद है। मैं इंडिया में लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ एलटीए से मास्टर्स कर रहा हूँ जियोलॉजी से। जी जी जी, मेरा नाम नितिन है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे एलटीए यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। जी, अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अविनाश है और मैं कराची से हूँ जी और यहाँ बुडापेस्ट में मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम आकिब है और सुहेल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत अच्छा आइडिया इसका आपने इंतजाम किया। तो उम्मीद है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा देखने वालों के लिए। और मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ एलटीए में और पाकिस्तान में मैं लाहौर से। हंगरी में आने से पहले आपके माइंड में हंगरी के बारे में क्या पिक्चर थी, और वो पिक्चर कितनी डिफरेंट है इधर आके और कितनी सिमिलैरिटी है उसमें? तो अविनाश, आप बताना चाहेंगे? हाँ, कुछ हद तक डिफरेंट है हाँ। पिक्चर जो हम रिसर्च कर रहे थे जब हमने अप्लाई किया था। अप्लाई तो कुछ और कंट्रीज के लिए भी किया था और हंगरी के लिए जब किया था तो आप सर्च कर रहे होते ऑनलाइन और रिव्यूज़ पढ़ रहे होते हो आपकी कॉस्ट बेनिफिट्स के हिसाब से कि आप मैनेज कर लोगे अपने एक्सपेंसेस वगैरह और वहाँ के लोगों का कल्चर वगैरह कैसा है। तो उसके हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंस थी कि ज़्यादा लोग बोल रहे होते हैं कि आपको लोग फ्रेंडली मिलते हैं। किसी भी आप कंट्री में जाते हो तो आपको लोग फ्रेंडली कम मिलते हैं। रिलेटिवली हमारे पास चाइनीज़ आते हैं पाकिस्तान में तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम उनको देखते हैं कि हमारे जॉब्स खा जाएंगे, हमारे यहाँ उनकी हुकूमत बढ़ती जा रही है, लोग वो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी तरह से इनको भी थोड़ा बहुत लगता है यार किसी को फियर अपना के बाहर के लोग आ रहे हैं। बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे लोग हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, बेईमान नहीं है कि वो आपको किसी भी चीज़ में ठग रहे हो। तो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, आपके अकोमोडेशन एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं आपके स्टाइपेंड में। मैं स्कॉलरशिप हूँ इसलिए। जी, आके आप क्या कहना चाहेंगे इसी क्वेश्चन के बारे में? मैंने हंगरी का एज ए कंट्री इम्प्रेशन नहीं था। मेरी रिसर्च ज़्यादा थी कि यूनिवर्सिटी का स्टडी कल्चर कैसा है। जी जी और मेरा ख्याल है उसके बारे में बेहतर है हम अब जो इसके बाद जो सवाल है उसमें बात करेंगे तब मैं। ठीक है। जी नितिन, आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या आंसर? मेरा यहाँ आने से पहले जब मैं इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कर रहा था तो हमारे सामने हंगेरियन लैंग्वेज का रूम हुआ करता था। वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने हंगरी के बारे में जाना। मन में था कि मैं वहाँ जाऊँगा और पढ़ूंगा जो मुझे मतलब पढ़ना है। फिर मैंने एलटीए यूनिवर्सिटी यहाँ पे ढूंढी और फिर एडमिशन लिया उसमें। बुडापेस्ट मेरा पहले से ही पसंदीदा शहर है और यहाँ पे आने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था और यस, मतलब आपको अच्छा लगा इधर आके? जी ठीक है। जी अविनाश, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके माइंड में क्या एक स्केच था हंगरी के बारे में? मेरे माइंड में स्केच ये था कि हमने अंग्रेजी सुना हुआ था काफ़ी टाइम पहले से, नोकिया के मोबाइल्स होते थे। हाँ बिल्कुल। तो तब से हमने सुना हुआ था उसके बारे में, हंगरी के बारे में। और बाकी जो था माइंड सेट कि यार किसी अच्छे मुल्क में जाना है, कुछ एक्सपोजर लेना है आपको इंटरनेशनली जाकर। नॉट एग्जैक्टली कि हंगरी के लिए कभी प्लान किया था, पर जब आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप रिसर्च करना शुरू करते हो कि इस तरह की स्कॉलरशिप आ रही है तो आप वहाँ जाओगे तो आपको कैसा कल्चर मिलेगा। तो इंटरनेट से आप जब ढूंढते हो तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती है, बहुत फ्रेंडली कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें, पर थोड़ा डिफरेंट रहता है एज कम्पेरिजन टू इंटरनेट पे। आपको ओपिनियंस दिए जाते हैं, आपके अपने पर्सनल व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं उससे, पर बुरा भी नहीं है क्योंकि आप यूरोप में जब आप आते हो तो हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है तो थोड़ा सा उनका डिफरेंट रहता है क्योंकि आपकी इंग्लिश की कन्वीनियंस इनकी भी कम होती है, जस्ट लाइक हम, इनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। पर फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको। सही है, बहुत अच्छा शहर है। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन मेरा आकिब से है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जवाब मुख्तलिफ है थोड़ा। मेरा फोकस था यहाँ के स्टडी कल्चर पे, तो मैंने
मैंने उसको अंडरस्टैंड करना था कि वो पाकिस्तान और इधर क्या फ़र्क है, तो वो मेरा ख्याल है अगला सवाल है उधर बेहतर है उसके बारे में बात करना। जी, थैंक यू। सो यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि आकिब को यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए हैं। तो ये हमारे सीनियर है, आपको 1 साल हो गया है, हम तीनों को 1.5 साल हो गया है। सो आकिब आपको बड़े डिफरेंट वे में आपको अपने एक्सपीरियंस से डिफरेंट बातें बताएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका पहला क्या एक्सपीरियंस था जब आप हंगरी में लैंड किए, तो आपका क्या इनकाउंटर था सबसे पहले? मैं हंगरी में लगभग 11 साढ़े 11 बजे लैंड हुआ, रात तो रात को। हाँ, तो वहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा था कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का थोड़ा नहीं होगा, जैसे मुझे कैब करनी पड़ेगी ऐसा कुछ। बाकी मैं आया तो मुझे सिंगर ने पिकअप किया, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्ट लगा। सबसे अच्छी बात ये बस, और बाकी मैं सीधे उसके बाद डाउन चला गया। जी नितिन, आपका क्या पहला एक्सपीरियंस था जब आप हंगरी में लैंड किए? मैं जब यहाँ पे आया तो रात का समय था, और फिर उसके बाद जब मैं टैक्सी से उतरा, जिस गली में टैक्सी ने मुझे उतारा, तो वहाँ पे रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे 3 पाकिस्तानी मिले। अच्छा और उन्होंने मुझे मतलब एड्रेस ढूंढने में मदद किया और रिसेप्शन पे भी पेपर वर्क करवाया। सही है। सो जी अविनाश, आपका क्या पहला एक्सपीरियंस था? मेरा सही था एक्सपीरियंस, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोगों को पूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह की दी गई थी ईमेल पे कि आपको यहाँ पे आना है और एयरपोर्ट से निकलते ही आपको गाड़ी पिकअप करेगी। पर गाड़ी के दौरान जब आप गाँव तक पहुँचते हो आपको क्वारंटीन एक्सपीरियंस था, पर उसके दौरान आप देखते हो तो आपको अच्छा शहर नज़र आता है कि आप एक कराची जैसे सिटी से आए हो जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती, अच्छी खासी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ अच्छी मिलती है। तो यही वहाँ का व्यू था, फिर क्वारंटीन था। जी आकिब, आप बताइए। मैं यहाँ की ज़ुबान के बारे में बात कर लेता हूँ कि ज़ाहिर हमारे लिए एक नई ज़ुबान थी। तो यहाँ जब मैं आया था तो इनकी ज़ुबान में एक नुमाया लफ्ज़ जो था वो यो का था यो, जो हमारे लिए बड़ा मज़ाहिया सी चीज़ है। लेकिन यो यहाँ भी पे गुड, यो जिसका हम अच्छा अच्छा, कहते हैं, हाँ। तो इधर वो यो जिसका बात समझते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मज़ाहिया एक्सपीरियंस था। सही है। सो 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके सीनियर्स इन्हें लेने आए थे। सो जब भी आप हंगरी के लिए आते हैं तो आप किसी सीनियर के साथ कांटेक्ट करें, अपने किसी कंट्रीमेट के साथ कांटेक्ट करें, ताकि आपके लिए वो हेल्प कर सकें। और इसी तरह जैसा कि नितिन ने बताया कि इनका पहला इनकाउंटर पाकिस्तानियों के साथ हुआ। सो एक जो हमारा इमेज है ना पाकिस्तानी और इंडियन का, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आके हम सारे भाई होते हैं और एक दूसरे बिल्कुल इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जरूर, बिल्कुल ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन मैं अकीब से पूछना चाहूँगा कि आपको पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में और हंगेरियन एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस लगता है या क्या सिमिलरिटीज है? डिफरेंसेस से मैं बात शुरू करता हूँ। डिफरेंसेस में जो पहला डिफरेंस फील हुआ यहाँ पे, एक वो यहाँ का सिस्टम कंट्रीब्यूट नहीं करता कंपेटिटिवनेस क्रिएट करने में। यहाँ पे हर किसी की एक अपनी अपनी स्टडी गोल है और एक स्टडी पाथ है, उसमें कंपैरिजन जिस तरह होता है हमारे यहाँ के रिजल्ट्स भी डिस्प्ले किए जाते हैं या अनाउंस किए जाते हैं पब्लिकली, वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और दूसरा, यूनिवर्सिटी में आपको एक फ्रीडम होता है अपने सब्जेक्ट चूज करने में। वहाँ पे तो हमें स्ट्रिक्टनेस होती है कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है हमने वो एज इट इज़ पढ़ना है और उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में हमें ऑफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीडम होता है कि आपने अपनी आसानी के मुताबिक चूज करना है। जी नितिन, आपको क्या डिफरेंस लगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हैं। और इंडिया में जो है वो एक एंडियरिंग एक्सपीरियंस है कि तुम्हारा एक पर्सनल टच रहता है अपने टीचर से और प्रोफेसर से। सही है। सो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं मास्टर्स यहाँ से कर रहा हूँ जियोलॉजी से, तो मैंने जब बैचलर का मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ थ्योरीज ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, और सेम गोज विद पाकिस्तान। जैसे कि प्रैक्टिकल होता है तो हमारे यहाँ फील्ड वर्क है, तो फील्ड वर्क काफ़ी कम है, जबकि बैचलर में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और जैसा कि आके भाई ने कहा कि कोर्सेज हमारे यहाँ जैसे कि एक लिस्ट दे दी गई कि आपको इतना ही पढ़ना है, कोई इलेक्टिव नहीं, कोई मेजर माइनर कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे अच्छा है, जैसे मैं हूँ, मैं हाइड्रो का भी ले सकता हूँ, मैं इन्वायरमेंटल में भी जा सकता हूँ, मैं आपकी फिजिक्स में भी जा सकता हूँ, तो काफ़ी अच्छा मेरा इसमें एक्सपीरियंस। जी अविनाश, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी इसी पॉइंट से एग्री करूँगा। कोर्सेज वाले की खास करके आपको डिफरेंट कोर्सेज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है।
मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ तो वहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ कोर्सेज फिक्स होते थे कि आपको असाइंड होते हैं कि आपके थ्योरी बैकग्राउंड की तरफ से आप यही पढ़ सकते हैं, आप नए कोर्सेज एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब तो ऑनलाइन में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पर यह है कि ये एजुकेशन के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी डिग्री के थ्रू आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप दूसरे कोर्सेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और इतना स्ट्रिक्टली आपको नहीं किया जाता कि आपने प्रेशराइज है कि आपको एग्जाम्स में हाईली परफॉर्म करना है, आपकी लर्निंग पे ज़्यादा फोकस्ड है। आपका अगर एग्जाम अच्छा नहीं होता ना तो आपको रिपीट एग्जाम की भी यहाँ पे देते हैं फैसिलिटी, जो कि एज अच्छी अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से होती है कि इट्स नॉट कि आपका एक पेपर आपको जस्टिफाई कर देगा कि आप इतने अच्छे हो पढ़ाई में, आप इतने होशियार हो, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसमें परफॉर्म कैसे कर पाए, तो ये अच्छी चीज़ है। हाँ, सो इन सारी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों जी, और एक ही चीज़ को या एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डायमेंशंस में देखा जाता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं लेके चला जाता कि ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यार आपकी ज़रा थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपकी डेली रूटीन क्या है, मतलब पाकिस्तान में आप कैसे लाइफ गुजारते थे बीइंग अ स्टूडेंट, और यहाँ पे आके क्या आपको डिफरेंट फील हुआ है? जी, जैसे कि मैं यहाँ कोविड से पहले आया था तो वो अब तो डिफरेंस हो गया कोविड के टाइम पे, अब तो एकदम लॉकडाउन हो गया, सुबह उठे ब्रेकफास्ट, लेक्चर हुआ तो लेक्चर, बाकी रूम पे रहना। कोविड से पहले का मैं बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा है ये सब, तो मेरा रूटीन है कि सुबह 6 बजे उठ जाना, नाश्ता करना, उसके बाद हमारी क्लासेस 8 बजे से, क्योंकि हमारी डॉम दूर रहती थी तो हम लोग को जल्दी निकलना पड़ता था, उसके बाद वापसी हम लोग की 6 बजे या 7 बजे शाम को होती थी, फिर वही डिनर और फिर पढ़ाई फिर सब। सही है जी, जीता है आप क्या कहना चाहिए? मेरा तो यहाँ पे आने के बाद एक तरह से सब कुछ बदल गया है कि सब इंडिया में मैं कुछ नहीं करना पड़ता था, खाना नहीं बनाना पड़ता था, कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, लेकिन यहाँ वो सब करना पड़ता है, तो हर चीज़ के लिए लिमिटेड टाइम होता है, स्टडीज़ भी होती है और फिर तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं, तुम्हें खाना बनाने में भी टाइम लगता है, तो यही सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबल मतलब पर्सन बनाती हैं। जी आकिब, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन हैं। रूटीन के बारे में बात करूं तो वो तो हालात और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन जो एक वाज़ेह फ़र्क यहाँ पे आता है कि आप खुद पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां उनको निभाने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे हमें हर चीज़ हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ पे हमें अपनी चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं कि अच्छा मेरी ये आज के दिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको मैंने किस तरह फुलफिल करना है, उसमें इंसान खुद से ये एक नया स्किल डेवलप होता है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जब आप एक स्टडी अब्रॉड का जो एक्सपीरियंस है, ये उसका एक बहुत अच्छा फैक्टर है। जी बिल्कुल, मैं भी इसी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, और एज पर कल्चर, जैसे इंडिपेंडेंट कल्चर है, हमारा कलेक्टिव कल्चर है यहाँ पे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शेयर्ड नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है कि मैंने खाना अपने लिए बनाना है तो अपना खुद ही बनाना है यहाँ पे, अदरवाइज बाहर से मुझे एक्सपेंसिव पड़ सकता है। सफाई करनी है तो मैंने खुद ही करनी है, अपने रूम की चीज़ों की, कपड़े अपने खुद वॉश करने हैं और उसको प्रेस करना है, तो अपना रूटीन खुद मैनेज करना है। अगर आप नहीं कर रहे मैनेज, आप उसको डिले कर रहे हो तो भी आप पे ही आना है, बिल्कुल नुकसान आपका ही है इसमें, काम जो है बढ़ते जाएंगे। तो सही बात है। सो इनकी बातों से हम ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे आके रिस्पॉन्सिबल होना है, क्यों जी? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपने सारे काम करने हैं, कोई नहीं आपको कोई काम करेगा। सो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आने से पहले आपने मेंटली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, क्योंकि फैमिली को छोड़ना है बहुत डिफिकल्ट होता है। सो कुछ स्टूडेंट यहाँ, चूँकि हमने पर्सनली देखा हुआ है, कुछ लोगों को मिले भी हैं, सो यहाँ पे आके डिप्रेस हो जाते हैं, फैमिली को छोड़ा और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आपने मेंटली तौर पे स्ट्रांग होकर आना है कि भाई आपने अगर कंट्री छोड़ दिया है अपना, तो आगे जो भी डिफिकल्टीज, हर्डल्स एंड बैरियर्स होंगे, मैंने बड़ी कर्ज के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उनको क्लियर करना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना और अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपको खाना बनाना मतलब सीख के आना होगा। ये जैसे कि मुझे और इनको भी मैं जानता हूँ कि हम लोग एक ही डॉम में थे, बहुत हम लोग को डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि मैं भी अकेला रहता था इंटरनेशनल के साथ, तो मैं तो उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो बहुत डिफिकल्टी हुई। मैं शुरू में मैं एक ऑमलेट ये सब खाने लगा, फिर यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, तो यही मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप
सीख के आए कि अपना आप खा सकें मतलब बना के। मुझे वैसे किसी ने सलाह दी थी ऐसे सीखने की, मैं नहीं सीखा था लेकिन यहाँ सीख आके लिया। यहाँ जब जरूरत पड़ी तो वो कहते हैं necessity is mother of हाँ, invention। बिल्कुल। तो आप यहाँ आके सब सीखे। हाँ जी जी सो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। वो कहते हैं ना कि लाडलापन वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इधर आगे, कोई लाड़शाड़ नहीं देखने वाला होता, क्योंकि आपने खुद ही करना होता है। सो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके वापस अपनी कंट्रीज में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। सो अगली हम बात करेंगे कि जॉब के ताल्लुक से, क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जी हंगरी में जाके हम कितने पैसे कमा लेंगे, या क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का पाकिस्तान का और इंडिया का कि जी मुंडा और बाहर चला गया तो पता नहीं उधर मशीनें लगी हुई और पैसे आएंगे और दरख्तों से पैसे उतार के भेजेगा घर या कमाएगा। सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जॉब मार्केट के ताल्लुक से बुदापेस्ट में और ओवरऑल हंगरी में किस तरह की जॉब मार्केट है? जी अविनाश। स्टूडेंट जॉब्स कुछ कम है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से, क्योंकि बिल्कुल। यूरोप में हर कंट्री में इस तरह से है, पर खास करके हंगरी में क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज कम आती है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस तो कोविड के ड्यूरिंग ही रहा है, तो उसमें कम है जॉब्स। पर यह है कि आपका एक्सपेंस मैनेज हो जाते हैं, आपको पार्ट टाइम कुछ जॉब मिल जाती हैं जिसमें आप अपने एक्सपेंस को कवर कर सकते हो, बिल्कुल। कुछ चीज़ें कवर करने के लिए। आप पैसे कमा नहीं सकते यहाँ पे, बना नहीं सकते कि आप बोलोगे आप सेविंग्स बनाओगे, बस ये है। जी आकिब। जॉब्स के लिए ये है कि एक बात यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, हम जब वहाँ से प्लान करके आते हैं कि हमने बाहर जाके पढ़ना है, तो उसमें हमें एक क्लियर अपना माइंड रखना चाहिए कि हमारा जो पहला पर्पस है ना वो पढ़ाई का। बिल्कुल, जो अगर आप हमारी- स्टडी के लिए आ रहे हो तो फिर स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। हाँ। बिल्कुल। और उसके बाद जो है जाहिर है हमें यहाँ पे अपनी जो लिविंग सपोर्ट करने के लिए जॉब करनी पड़ती है, तो उसके लिए इधर या पूरे यूरोप में ये कि आपको लोकल लैंग्वेज अगर सीखो तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं जी job बिल्कुल में। बिल्कुल। और दूसरा ये कि यहाँ हमारे यहाँ स्टूडेंट जॉब का एक कल्चर इतना कॉमन नहीं है, यहाँ पे है तो जो मोटिवेटेड हो जॉब सर्च करने के लिए उसे मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नितिन, आप क्या कहना चाहोगे मैं जॉब इन्हीं के की ताल्लुक? बातों में ऐड करना चाहूँगा कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम्म। अगर आपको हंगेरियन नहीं आती है तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है आपको जॉब मिलेगी। जॉब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बुडापेस्ट की बात करूँ कोविड से पहले की, कि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ दो तरीके की हैं। तो आपकी स्टडी से रिलेटेड है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी कंपनी में जैसे कि आपने जैसे आप सॉफ्टवेयर की आप कुछ कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा उसका पे है। जैसे कि अब तो और अच्छा हो गया है, बिल्कुल। कोविड के टाइम पे आपको ऑनलाइन हो गया ऐसे ही। तो वैसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2-3 जगह जॉब की है, मिल जाती हैं आप अगर ढूंढेंगे तो। हाँ ठीक है, लैंग्वेज का बैरियर है, क्योंकि जैसे कि आप बड़े शोरूम्स में हो गए, क्लॉथ के शोरूम हो गए, आपके खाने के हो गए, तो अपना लोकल लैंग्वेज ज़्यादा वो करते हैं लोकल का। बाकी इंग्लिश का भी 1-2 होता है, मिल जाती है वैसे। या सो जॉब्स के ताल्लुक से मैं आपकी बात को लीड करूंगा कि चूंकि यहाँ पे डिफरेंट जॉब प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं, आप उन्हें अपनी सीवी भेजें, वो आपको स्टूडेंट जॉब्स देंगी। सो स्टूडेंट जॉब्स क्या होती हैं कि एक स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो एक वीक में 24 आवर वर्क कर सकता है, ठीक है, ये स्टूडेंट जॉब है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और पर आवर कितनी वेज है? तकरीबन 3 यूरो 3 से 4 या 3 से 4 यूरो मेरे ख्याल से। सो अगर आप बीइंग ए स्टूडेंट अर्निंग करना चाहते हैं तो 3 से 4 यूरो पर आवर मिलते हैं, 24 आवर में कितने बन जाएंगे? मेरा ख्याल है कोई 70-80। हाँ। सो मैक्सिमम एक मंथ में आप 350 से 400 यूरो तक या मैक्सिमम 500 यूरो कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। और चूंकि आपने अकोमोडेशन भी ली होती है, उसका भी आपने पे करना होता है। सो मिनिमम जो अकोमोडेशन है वो कोई 170 यूरो या 150 यूरो तक होती है, ठीक है। सो अगर आप वो दे रहे हो 450 यूरो कमा रहे हो, 150 यूरो आप रेंट दे रहे हो, फिर आपने खाना पीना भी है, कपड़े लेने हैं। सो भाई सिंपली अविनाश की बात से मैं एग्री करूंगा कि यहाँ पर आप अर्निंग करोगे तो सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंस को बेयर कर सकते हो, आप सेविंग नहीं कर सकते, अपने घर नहीं भेज सकते। सो ये बात अपने माइंड से आपने निकाल के आनी है कि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे जी, अब हम यूरोप में चलेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, ये होगा वो, कोई मशीन नहीं लगी हुई है इधर, ना दरख्तों से पैसे हम उतारते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो फिर स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। और जैसे कि सेल्फ फाइनेंसिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंड होता है कि जी हम जाके वहाँ पे अपनी फीस निकालेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप फीस नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ लिविंग एक्सपेंस आप टैकल कर सकते हो।
और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करता है, मैं 24 आवर से ज़्यादा करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज होती या कंप्रोमाइज होगी। सो इसका मतलब ये है कि आप या तो जॉब कर सकते हो या स्टडी कर सकते हो। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार अगर आप पढ़ने आते हो तो पढ़ो चुप करके, साल, 1.5 साल, 2 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद अच्छी जॉब मिल जाती है। पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा, नो डाउट आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपने मतलब बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कुर्बानी के साथ अपने पैसे लगा के अपने बच्चों को भेजा होता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, बाद में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। एक सेंटेंस में आप नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले प्रॉपर रिसर्च करें और यहाँ आए पढ़ने के लिए तो पीछे कश्तियाँ जला के, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ने पे फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्लानिंग के साथ है। हाँ, मतलब वापस जाने के लिए फिर ना सोचें कि आप वापस जाएंगे। जी बिल्कुल जी। मेरी सजेशन इससे मिलती जुलती है कि यहाँ पे आप जो पढ़ने आ रहे हो ना, जो मेजर आपने चूज करना, उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं अच्छा ये अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी मैंने पढ़ना है और साइकोलॉजी में मैंने किस चीज़ों पे फोकस करना है, इस चीज़ का पहले से आपको आइडिया होगा तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। जी नितिन, आप क्या हमारे व्यूअर्स को सजेशन देना चाहेंगे जो हंगरी आना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी और यू हैव अ लॉट टू से, सो वेलकम। जी फहद, अगर आपका आने का है यूरोप में कि अब्रॉड में जो पढ़ाई करनी है और आपका ज़्यादा फोकस स्कॉलरशिप में है तो हंगरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सो आपकी बातों को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप हंगरी आने के लिए सोचते हैं तो अपनी सारी चीज़ों को प्लान आउट करें और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ। यहाँ पे लाइफ कोई ऐसा सच डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉपर ऑर्डर में रह के चलना पड़ता है। और उसके बाद अगर आप फर्दर हमारी वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं और आप आएँ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।